नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने हैं बस्ती कानपुर से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं महिलाओं की एक आम समस्याओं के बारे में, जो अधिकतर महिलाओं को होती हैं। तो उसका नाम है लिकोरिया। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि लिकोरिया क्या होता है। राजेश जी, देखिए, ल्यूकोरिया दो शब्दों से मिलकर बना है, ल्यूक एंड रिया। ल्यूक मीन होता है व्हाइट एंड रिया मीन होता है डिस्चार्ज। जब महिलाओं के वैजाइनल ट्रैक से व्हाइट यानी सफेद रंग का डिस्चार्ज या व्हाइट वाटर या उसको आप कह लें सफेद रंग का पानी निकलता रहता है, तो इसको मेडिकल टर्म में आम बोलचाल की भाषा में ल्यूकोरिया कहते हैं जी। अब ये ल्यूकोरिया दो तरह का होता है, एक नॉन पैथोजेनिक और एक पैथोजेनिक। जी। जो नॉन पैथोजेनिक होता है ये बाय नेचर होता है। बाय नेचर का मतलब ये है कि महिलाओं के वैजाइनल चैम्बर के अंदर जो उनकी बनावट होती है, उस बनावट को सदैव प्रकृति गीला रखने के लिए एक विशेष प्रकार के म्यूकस मेम्ब्रेन को वहां पर छोड़ती रहती है, जिससे वहां पे गीलापन बना रहे। उसमें डोडरमीन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये डोडरमीन बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस चैम्बर में ग्लाइकोजन को ये लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। और लैक्टिक एसिड क्या करता है कि बाहर से आए हुए किसी प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अंदर जाने से या अंदर गर्भाशय की तरफ, सर्विक्स की तरफ जो इन्फेक्शन होते हैं उसको रोकता है। यानी कहने का मतलब यह कि जो प्राकृतिक रूप से वैजाइनल चैम्बर का अंदर की ओर जो गीला होना है वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है, और उसको प्रकृति ने जानबूझ के गीला बनाया है, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में बदलता रहता है, तो बाहरी जीवाणुओं का वहां पे भक्षण होता है, उनका इन्फेक्शन अंदर नहीं जाने मिलता है। तो ये जो रिसाव होता है ये प्राकृतिक रूप से हर महिला को होता है। हर उम्र में जिस महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हो जाती है, लगभग 14 साल से लेकर के 45 से 50 साल तक की औरतों को ये एक स्वाभाविक रिसाव होता है। और ये रिसाव बहुत हानिकारक नहीं होता और इसको किसी रोग के कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। या महिलाएं ज्यादातर इस बारे में चिंता ना करें कि ये ल्यूकोरिया है। ल्यूकोरिया का जो दूसरा पक्ष है वो है पैथोजेनिक पक्ष। पैथोजेनिक कंडीशन में ल्यूकोरिया जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए वैजाइनल चैम्बर में, सर्विक्स के मुंह पे घाव हो जाए, या गर्भाशय के अंदर कोई घाव हो जाए, या वैजाइनल चैम्बर में कोई छोटी छोटी फोड़े फुंसियां हो जाए, उनमें अल्सर हो जाए, या वहां पे कोई ब्लीडिंग वगैरह ऐसा हुआ कि कोई घाव हुआ, जिससे रिसने वाला जो रिसाव है वो जब बाहर निकलता है तो उस व्हाइट मटेरियल में मिल करके वो एलोइश हो जाता है और फिर वो बदबू करने लगता है। जब तक एलोइश कलर में ना दिखाई पड़े और कपड़ों पर वो जमता ना दिखाई पड़े, महिलाओं के अंडर गारमेंट्स पर अगर वो जमता है, दिखाई पड़ता है, उसके दाग दिखाई पड़ते हैं, एलोइश कलर का आता है, उसमें बदबू आती है, तो ये माना जाता है कि ये पैथोजेनिक ल्यूकोरिया है। और फिर उसकी जांच में हमको उस तरह के बैक्टीरिया दिखाई पड़ते हैं। इसमें जो एक ट्राइकोमोनास बेंजाइलिस और दूसरा होता है कैंडाइस एल्कोडोडी, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया इस व्हाइट डिस्चार्ज के साथ एलोइस कलर में निकलते हैं, जो पस की तरीके होते हैं, यानी हल्का पस का वो कारण बनते हैं। तो ये एक हानिकारक पक्ष होता है। यानी कहने का मतलब ये कि ल्यूकोरिया दो तरह का होता है, एक हानिकारक और एक हानि रहित। जो हानि रहित है उससे महिलाओं को चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वास्तव में सफेदी थोड़ा जो पानी का रिसाव हो रहा है वो थोड़ा बहुत वैजाइनल चैम्बर से बाहर आएगा, वो स्वाभाविक है और ये सभी महिलाओं को होता है लगभग। लेकिन जब वो येलोइश कलर में हो जाए या उसमें बदबू आने लगे या वो कपड़ों में जमने लगे, तब इसको एक तरीके से मानना चाहिए कि अंदर के किसी घाव के कारण जो पस बन रहे हैं उसके रिसाव के साथ इसका कलर चेंज हो रहा है। फिर किसी गायनोकोलॉजिस्ट से इसकी सलाह लेकर के फिर उसके इलाज को आरंभ करना चाहिए। मैं महिलाओं को यही सलाह दूंगा। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये अधिकतर किन उम्र की महिलाओं में पाया जाता है रोग। राजेश जी, देखिए, ये जो ल्यूकोरिया रोग है ये 14 साल से लेकर के, मैंने आपको बताया कि ये लगभग 55 साल, 50 साल, 60 साल तक की महिलाओं को देखा गया और उसके बाद की महिलाओं को भी देखा गया है। कभी कभी 80 साल की महिलाओं को भी देखा गया है। अब चूंकि इसके जो मेन कॉज है, एक तो जो मैंने आपको बताया कि एक नॉन पैथोजेनिक है और एक है पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक में हमने आपको बताया कि कोई बाहरी इंफेक्शन या चोट या घाव के कारण उसमें जो है स्वभाव बदलता है। लेकिन जो नॉन पैथोजेनिक है ये
विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन कुछ ज्यादा हो जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के सेक्रेशन ज्यादा होने से जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है हमारे गर्भाशय की महिलाओं की, उस गर्भाशय की दीवारों से एक विशेष प्रकार का स्राव वो हमेशा निकलता रहता है। जब हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो उसकी कहीं ना कहीं प्रकृति खपत करता है। तो खपत करता है तो जो एंडोमीशियल की जो टिश्यूज हैं उन पर जाकर के वो अपना प्रभाव दिखाता है और वहां से हल्का सा रिसाव होता रहता है, वो एक स्वाभाविक रूप से बाहर निकलता रहता है। यानी महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने से लेकर के और मेनोपॉज तक, जब तक उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहे 45 से 50 साल तक, तो ये एक प्राकृतिक रूप से ल्यूकोरिया होता रहता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई घाव हो। अब ये दोनों प्रकार के ल्यूकोरिया में हम एज ए फिजिशियन इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक जनरल ल्यूकोरिया, एक पैथोजेनिक ल्यूकोरिया और एक होता है साइकोजेनिक। जनरल ल्यूकोरिया में जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सामान्य रूप से हम लोग लेते हैं, साफ सफाई का निर्देश देते हैं महिलाओं को। और दूसरा है पैथोजेनिक, जब इस तरह का है कि येलोइश कलर हो गया है या उसमें पस की तरीके लग रहा है, बदबू आ रही है। और तीसरा है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक ल्यूकोरिया ये है कि महिलाओं को लगता है कि हमको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी नहीं भी होती फिर भी वो अपने आप को बीमार समझने लगती हैं और तमाम आसपास की महिलाओं से कंसल्ट करके और तमाम, यहाँ तक कि देखा गया तमाम ओझा और सोखा से भी ल्यूकोरिया की दवा लेने महिलाएं पहुंच जाती, तमाम देहाती जड़ी बूटियों का प्रयोग करने लगती हैं बिना किसी महिला चिकित्सक से कंसल्ट किए या किसी उसके विशेषज्ञ से राय लिए। तो अब इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि हमको देखिए, जो प्राकृतिक रूप से महिलाओं का जो वैजाइनल चैम्बर है उसकी जो बनावट है ये पुरुषों की अपेक्षा जेनिटल ऑर्गन से अलग है। महिलाएं क्योंकि आमतौर से घरों में टॉयलेट में बैठ करके यूरिन को पास करती हैं, तो यूरिन जहां पर वो बैठती हैं वहां के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहां की जो फर्श होती है, वहां पे हो सकता है महिलाएं तमाम ऑफिस में काम करती हैं जहाँ पे टॉयलेट सेपरेट नहीं होते हैं, तो वहां पे बहुत से लोग आकर के यूरिन पास करते होंगे, उनके भी इंफेक्शन उनको लग सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि बाहरी इंफेक्शन, ज्यादातर महिलाओं को इंफेक्शन जो मिलते हैं वो कॉमन टॉयलेट से मिलते हैं। तो साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा महिलाओं को, और पैड वगैरह चेंज करते समय भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। गीले वस्त्रों को से बचाव करना पड़ेगा। इस नाते किसी निश्चित उम्र की सीमा को हम इसमें नहीं बांध सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि 14 साल से लेकर के 70 साल तक के महिलाओं में ये रोग स्वाभाविक रूप से पाया गया है। और विशेष करके अगर हम कहें तो आप ये देख लें कि लगभग 87% जो महिलाएं हैं वो नॉन पैथोजेनिक कंडीशन में होती है, यानी उनको ल्यूकोरिया से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो शेष होता है वो ल्यूकोरिया का जो सेकंड स्टेज होता है उसमें चिंता करने की आवश्यकता होती है, फिर उसमें फिजिशियन की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बताया कि ये प्राकृतिक रूप से भी होता है और पैथोजेनिक या किसी घाव होने की वजह से भी होता है। तो अगर किसी महिला को लिकोरिया हो गया है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? जी जी, देखिए ल्यूकोरिया आमतौर से जब बाई नेचुरल होता है या हम ये कह लें कि नॉन पैथोजेनिक होता है तो वहां पर तो कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, केवल महिलाएं एक साइकोलॉजिकल पेन से गुजरती हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मानसिक पीड़ा से गुजरती हैं कि हमको कोई रोग हो गया बार बार। लेकिन देखा ये गया है, जो एज ए फिजिशियन मेरे पास जो 37 साल में इस तरह की तमाम महिलाएं आई हैं, जो नवयुवतियां होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है, शादी के बाद उनका पति से संबंध कुछ दिनों के लिए नहीं हो पाया, पति उनका बाहर सर्विस करने चला गया और सेक्सुअल हार्मोन्स उनके ज्यादा निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हार्मोन जाकर के फिर वैजाइनल चैम्बर के आसपास अपना प्रभाव दिखाते हैं और वहां से म्यूकस मेम्ब्रेन से उनका रिसाव जारी रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि विभिन्न प्रकार के जो नॉन पैथोजेनिक में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स उनके निकलते हैं उसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका भी साइड इफेक्ट पड़ने लगता है बॉडी पर। तो कुछ मानसिक चिंता, शरीर का भारीपन हो जाना, लगातार थकापन महसूस करना, नींद का ना आना, सर का भारी होना, ये तमाम लक्षण महिलाओं में आम देखे गए हैं। लेकिन इन लक्षणों को बहुत गंभीर इसलिए नहीं माना जाना चाहिए कि ऐसा भी देखा गया है कि जब इनके जो कॉज बनते हैं वो कॉज जब दूर हो जाते हैं तो बिना दवा के भी ये ठीक हो गई है। अगर साफ सफाई का ध्यान रखें, अपनी दैनिक दिनचर्या का ध्यान रखें, तो महिलाएं इस रोग से अपने आप को निजात पा सकती हैं। इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत तभी है जब ये इसका येलोइश कलर दिखे या ये धब्बापन दिखे या उस पर दाग लगने कपड़ों पर शुरू हो जाए और उसमें बदबू आना शुरू हो जाए। लेकिन जनरल अगर निकल रहा है तो उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना उसके कोई विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हाँ,
अगर इस तरह की बात है कि वो येलोइश कलर में आ रहे हैं और लगातार उनको वैजाइनल चैम्बर में ईचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, लगातार ये लगता है कि हमको नीचे पेड़ों पर भारीपन लग रहा है, या अंदर से रिसाव जारी है, तो ये भी हो सकता है कि सर्विक्स के आसपास कोई घाव हो गया हो या कोई अल्सर हो गया हो, तो वो आगे कोई दूसरे स्टेज में जा सकता है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है जो इस तरह के पैथोजेनिक ल्यूकोरिया की महिलाएं होती हैं उनको हल्का फीवर भी आते देखा गया है, पैरों में सूजन भी आते देखा गया है, पेड़ों के पास आमतौर से दर्द और कमर का दर्द बहुत ज्यादा रहता है, कमर का दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उठने बैठने चलने में मजबूर हो जाती हैं। तो ये लक्षण स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ते हैं आम महिलाओं में। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी तरह लिकोरी के बारे में बताया। तो अगर किसी महिला को लिकोरिया हो जाता है तो उसे अपनी दैनिक दिनचर्या किस तरह की रखनी चाहिए ताकि वो लिकोरिया से भी बचाव कर सके और अपना उसका जो लिकोरिया या सफेद रोग उसे हो गया वो भी जल्दी सही हो सके, या और साथ में उसे किस तरह का अपना खान पान रखना चाहिए? जी जी राजेश, देखिए लिकोरिया का खान पान से सीधा संबंध नहीं है। ल्यूकोरिया का सीधा संबंध हमारे मानसिक से है, मानसिक तनाव से है या मेंटल प्रॉब्लम से है। जी। हम ल्यूकोरिया के जो जनरल कॉज हैं, जो एक तरीके का एनालिसिस निकल के आया है, इसमें आधा ल्यूकोरिया की जो महिलाएं पीड़ित होती हैं वो सेक्सुअल हार्मोन के इफेक्ट से होती हैं, और दूसरा ये होता है कि जैसे उनके अंदर कोई विशेष प्रकार की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, सेक्सुअल कैपेसिटी उनकी पूर्ति नहीं हो रही है और सेक्स की इच्छा बनी हुई है, तो वाइजाइनल चैम्बर में जो रिसाव रहता है वो कुछ ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण या सेक्स हार्मोन्स के ज्यादा निकलने के कारण वो बना रहता है। तो महिलाओं को इस ल्यूकोरिया से बचने के लिए पहले मेंटली फिटनेस बहुत जरूरी है। उनको अपने दैनिक दिनचर्या में, खान पान में, अपने परिवार के साथ हंसने बोलने में और अपने उठने सोने का, जागने का, ये एक नियमित समय, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, अपने जो लड़कियां हैं वो कॉलेज समय से जाएं, पढ़ाई करें, अध्ययन करें, यानी कुल मिलाकर के उनकी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल फिट फाट रहेगी तो ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम से वो दिमागी रूप से दूर रहेंगी। और अगर सेकंड स्टेज की पैथोजेनिक ल्यूकोरिया उनको हो गई है तो स्वाभाविक है कि फिर चिकित्सक की सलाह पर उनको कुछ अपने खान पान में करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए इस रोग में। कॉन्स्टिपेशन होने पर जो रेक्टम है वो जाकर के यूटेरस पर प्रभाव डालता है, तो यूटेरस पर जब दाब पड़ता तो वहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन के रिसाव में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की सेक्रेशन कुछ ज्यादा हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन से बचना होगा। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए पानी का पीना, हरी साग सब्जियों का उपयोग, सादा भोजन करना और समय से नहाना, स्वस्थ अपने कपड़ों का साफ सफाई रखना, समय पर कपड़े बदलना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने पर समय से पैड का बदलना, ये तमाम ऐसे प्रिकॉशन हैं जिससे बचने पर ल्यूकोरिया रोग से महिलाएं दूर रह सकती हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी महिला को लिकोरिया हो जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन किस तरह उसे स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है राजेश जी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, अपने सभी एपिसोड में कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम 115 पौधों से 38 दवाएं ही तैयार करते हैं और इन 38 दवाओं से हम सिस्टम को कवर करते हैं। ल्यूकोरिया चूंकि एक एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी एक्सक्रेट करने वाला प्रॉब्लम है कि सही डिस्चार्ज जो हो रहा है उसका प्रारूप सही नहीं हो रहा है, तो हम इसको एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत ले लेते हैं कि हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक्सक्रेटरी चैनल हमारा गड़बड़ है, हम उसको मेंटेन करते हैं। और चूंकि ये मेंटल से भी कन्वर्ट करता है तो हम दो सिस्टम इसमें कवर करते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव चैनल और दूसरा मेंटल चैनल। मेंटल चैनल में हम सीएनएस के साथ C1 मिला देते हैं और WE जब देते हैं तो रोगी मानसिक रूप से इस रोग से अपने आप को निजात पाता है। और दवा के रूप में अगर हम देख रहे हैं कि पैथोजेनिक स्टेज में है तो यहाँ पे हम L3, L और Ven2 और G देते हैं, तो अगर वहां पे पस फॉर्मेशन है तो G उसको जाकर के पस फॉर्मेशन को चेक करता है। अगर अंदर घाव भी है, दर्द भी है, ईचिंग ज्यादा है तो हम इसमें S5 और C7 भी मिला देते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी पर हम इसमें 3 फार्मूले बनाते हैं। हमारा पहला फार्मूला बनता है L3, S10, Ven2 और GE का, और दूसरा फार्मूला बनता है S5, C7 और B और G का, और तीसरा फार्मूला हमारा बनता है CNS प्लस C1 का। ये चिकित्सक को रोगी के बातचीत करके उसके रिपोर्ट को देख करके जज करना पड़ेगा कि पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक में हमको इन 3 फार्मूलों में से किन्हीं 2 फार्मूलों का उपयोग करना पड़ेगा। और ये लगातार 20 दिन 25 दिन दवा करने के बाद और रोगी को साफ सफाई की सलाह देने के बाद ल्यूकोरिया से रोगी अपने आप को छुटकारा पा लेता है। और फिर लगातार अगर ये बीमारी जारी है तो हम
अपने रोगी को भी सलाह देते हैं और चिकित्सकों को भी सलाह देते हैं कि कम से कम फिर अगले 21 दिन तक इसको और चालू रखा जाए इस ट्रीटमेंट को, क्योंकि अगले 21 दिन तक इस ट्रीटमेंट को देने से फिर जो न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली उससे होने वाली जो प्रॉब्लम होगी उससे एक चेकअप हो जाएगा, उसको एक बैरियर मिल जाएगा। इस नाते कुल मिलाकर के लगभग 1.5 महीने तक ये दवा चलाई जानी चाहिए और अगर ऐसा चलाया जाता है तो रोगी को पूरा लाभ मिलेगा। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें लिकोरिया के बारे में सविस्तार जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका, ठीक है मैं आपका 2 मिनट आपका और लूंगा जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि तमाम कमेंट्स ऐसे आते हैं कि कभी कभी मेरे इस लेक्चर पे मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल के कमेंट्स पर कि लोग कहते हैं कि आप केवल बोलते हैं या इस तरह के रोगी आपके पास आते हैं या इस तरह के प्रमाण आपके पास हैं। तो मैं ये आपके दर्शकों को ये कुछ पत्र, रजिस्टर्ड पत्र के लिफाफे दिखा रहा हूँ और इसके साथ में ये कुछ एफिडेविट जो भारत सरकार के एफिडेविट पर बने हैं विभिन्न चिकित्सकों के, और इनकी एक लंबी सीरीज है। मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ, स्थान पढ़ देता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। ये इस तरह के नोटरी बन के मेरे पास लोगों ने भेजा है, पूरे देश के विभिन्न स्टेट से, विभिन्न राज्य से। उन्होंने अपने अनुभव और अपने रोगियों की जो कंसल्ट किया है, जो रोगियों को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाकायदे इन्होंने इसमें रोगियों की रिपोर्ट तक हमारे पास से सेंड की है अपने रजिस्टर्ड लेटर में। आज भी मुझे कई रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुए हैं। ये है एक डॉक्टर विनोद कुमार जो झंगर हरियाणा से हैं, मनोज कुमार ठाकुर ये चतारा जिले से हैं, विजय नारायण वर्मा जी हैं ये वाराणसी से हैं, मिस्टर संजय पांडे और डॉक्टर रिंकी पांडे ये रांची से हैं, नरेंद्र पटेल जी ये गुजरात अहमदाबाद से हैं, पिनाकी गराई जी ये सिंघमपुर झारखंड से हैं, सुरेश पांडे जी ये घाटसाला झारखंड से हैं जी, पुष्कर बरनाल जी मेरठ से हैं, बीएल साहू जी दुर्ग से हैं, और ये मनोज कुमार बलिया से हैं, दिनेश कुमार पाल गाजियाबाद से हैं, अवधेश प्रताप सिंह अयोध्या से हैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव उन्नाव से हैं, और बी कृष्णा रेड्डी ये हैदराबाद से हैं। ये इन इतने साथियों ने मेरे पास अपने रोगियों के पूरे प्रमाण के साथ, अगर आवश्यकता पड़े कि भारत सरकार को कि हमारे डॉक्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, मैंने अनुरोध किया था अपने साथियों से कि अगर आपके अच्छे एक्सपीरियंस हैं और आपने अच्छे कोई रोगी ठीक किए तो उसका प्रमाण हमको भेज दें। उन्होंने बाकायदे नोटरी पर शपथ पत्र दिया है कि उन्होंने मेरे फार्मूले, जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ, इन फार्मूलों का प्रयोग करके उन्होंने रोगियों पे ये दवाइयों का प्रयोग किया है और इससे इनको लाभ मिला है। यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे देश के चिकित्सक कार्य कर रहे हैं और उसके कुछ प्रमाण मैं अपने देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं, और ये सब रजिस्टर्ड डाक हमको जो प्राप्त होता है उसके लिफाफे हैं। तो निश्चित रूप से आपके चैनल से एक जागरूकता आई है लोगों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करने की। मैं अपने इन तमाम डॉक्टरों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरीके के हमारे और साथी निकल करके अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को हमें शेयर करते रहेंगे और हम चैनलों के माध्यम से और डाक के माध्यम से भारत सरकार को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। डॉक्टर साहब, आपने अपने साथियों का अनुभव शेयर करा इधर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम बाकी रोगों पे चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।